In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. Hello everyone, my name is Nancy Singh and I have secured All India Rank 34 in UPSC CSE 2025. This was my second attempt and my optional is Sociology. तो हर किसी के मन में डाउट्स होते हैं, बीट इन एनी स्टेज, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो. तो मैं आज उन डाउट्स को लेना चाहती हूँ. जैसे सपोज़ प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में सबसे पहला डाउट होता है कि क्या मटेरियल फॉलो करना है, क्या बुक्स पढ़नी है. तो जैसे मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था नेक्स्ट IAS से, तो जो बेसिक नोट्स थे मेरे हर सब्जेक्ट के वो नेक्स्ट IAS से थे. इसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स को मेरा मानना है कि नहीं छोड़ना चाहिए. जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो करी थी, इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह फॉलो करा था, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने नेक्स्ट IAS के क्लास नोट्स और राहुल सिंगर सर के जो बहुत अच्छे नोट्स हैं, साथ साथ में RS शर्मा भी पढ़ी थी. एंड उस बुक को पढ़ने के लिए मैंने बुक्स तवा के वीडियोस देखे थे, जिससे मुझे मतलब बुक रीडिंग इजी हो गया था मेरे लिए. इसके बाद मिडीवल के लिए जो भी नेक्स्ट IAS के क्लास नोट्स थे सिर्फ वो, आर्ट एंड कल्चर भी नेक्स्ट IAS के ही क्लास नोट्स, एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़ी थी. एंड क्लास नोट्स मेरे हर सब्जेक्ट में ही थे, तो मैं बुक्स जो पढ़ी हैं उनको स्पेसिफाई कर रही हूँ. तो मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के लिए क्लास नोट्स, और एक इन्वायरमेंट के लिए नेक्स्ट IAS की बुक है. तो सर ने कुछ चैप्टर्स मार्क कराए थे, तो वो चैप्टर्स पढ़े थे. और साथ में मैंने PT 365 पढ़ी थी फॉर माई करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के लिए. और एक और सब्जेक्ट जो छूट रहा है, जोग्राफ़ी. हाँ, तो इसके लिए मैंने NCERTs पढ़ी थी अपनी 11th-12th की, और मेरे जो क्लास नोट्स थे प्लस वर्ल्ड जोग्राफ़ी के लिए जो भी सुदर्शन सर के वीडियोस हैं फ्रीली अवेलेबल हैं वो यूट्यूब चैनल पर, 40 वीडियोस के आसपास है शायद, इफ़ आई एम करेक्ट. तो वो वीडियोस मैंने क्या किया था कि मैप्स मिलते हैं प्रिंटेड मार्केट में सारे कॉन्टिनेंट्स के, तो उसी पे ही अपने कलरफुल पेन्स का यूज़ करके, जैसे माउंटेन्स है तो ब्राउन से, मतलब ओशियन या फिर सीज़ हैं तो ब्लू पेन यूज़ करके उसको मार्क करके बना रखा था हर का कॉन्टिनेंट वाइज. तो वर्ल्ड जोग्राफ़ी के लिए ये वाला एक सोर्स यूज़ किया था. इसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स और प्रीलिम्स की नेक्स्ट IAS की कुछ वीडियोस आती हैं बिफोर प्रीलिम्स, तो वो भी किया था. फिर आता है कि टेस्ट कितने दें हम. तो टेस्ट का ये है कि मैंने क्या किया था कि नेक्स्ट IAS की, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी तो मैंने फुल लेंथ टेस्ट तो उसी के ही दिए थे, लेकिन साथ साथ में मैंने फोरम का SFG लेवल 1 दिया था. एंड SFG लेवल 1 ने मुझे कैसे हेल्प करी, जैसे सपोज़ हमारे बुक्स, जैसे सपोज़ मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है कि कुछ लाइंस हैं वो मुझसे मिस आउट हो जाएं, मैं ध्यान में ना रहें कि इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो उस वे में मैंने SFG जब टेस्ट किया तो मेरी जो बहुत सी मिस्ड आउट लाइंस थी वो सारी मैंने जा कर के हाईलाइट कर दिया और वहाँ पे लिख दिया कि ये मैं भूल जाती हूँ, दिस आई टेंड टू फॉरगेट, या इसको मुझे याद रखना है. तो इस तरीके से SFG लेवल 1 ने हेल्प करी. साथ साथ में SFG से जो जोग्राफ़ी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जो कि फ़िज़िकल जोग्राफ़ी में कुछ टॉपिक्स हैं, और इंडियन इकॉनमी में भी जैसे GDP वगैरह का कॉन्सेप्ट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उस सब से बहुत हेल्प हुई. इन टेस्ट से मेरी प्रैक्टिस हो गई. साथ साथ में विवेक सिंह तो मैंने पढ़ी थी जैसा मैंने बोला. फिर आया कि कितने टेस्ट देने चाहिए. तो मेरा ये कहना है कि आप सेक्शनल टेस्ट अपनी प्रैक्टिस के अपने अकॉर्डिंग दीजिए, लेकिन जो फुल लेंथ टेस्ट है हो सके तो मिनिमम 10 एक किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लीजिए. 10 फुल लेंथ हर इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के 10 फुल लेंथ दे दीजिए. और अगर टाइम है, अच्छे से कर रहे हैं, तो आप 20 तो दे ही सकते हैं. जैसे सपोज़ मैंने फोरम का सिमुलेटर और नेक्स्ट IAS के FLT जो 10 टेस्ट होते हैं वो दिए थे. एंड ओपन वाले टेस्ट भी जाकर दे देने चाहिए, बिकॉज फॉर्मल सेटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं. फिर एक ये होता है कि प्रीलिम्स की एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी रखिए. जैसे सपोज़ किसी की एक्यूरेसी कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, तो हमें क्या करना है, ये टेस्ट से हमें क्या डेवलप करना है कि हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी समझ आती है. क्योंकि आपको वहाँ बैठ कर के 35-40 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप 100% श्योर होंगे. इसके बाद आपको अपना अटेम्प्ट इंक्रीज़ करना है, तो आप इलॉजिकल गेसिंग्स तो करने नहीं वाले. तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जैसे टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि किस तरीके से जिस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं आता है, हाउ टू
अप्रोच दैट क्वेश्चन। तो जैसे पेरिफेरल नॉलेज हमारी हेल्प करती है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें, प्लस जो हमने PYQs जो अच्छे से पढ़े होते हैं तो उससे भी हमें समझ आता है कि UPSC किस तरीके से ऑप्शंस को फ्रेम करता है। तो हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है कि किस तरीके से हमें अपने ऑप्शंस से आंसर की तरफ पहुंचना है। इन सारी चीज़ों का रोल है टेस्ट में। साथ साथ में एक चीज़ और है, जैसे सपोज़ आपको ये डिसाइड कर लेना है बिफोर हैंड कि 85 से 90 के बीच में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या आप 92 करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर रहता है ना। तो क्योंकि आप ऑल टुगेदर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे कि कितने करने हैं, एक आपकी एक प्रैक्टिस होती है जो आप ऑन द वे, जो भी आपकी जर्नी होती है उसमें आप डेवलप कर लेते हो कि मुझे इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने की हैबिट है, मैं इतना करूँगी। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं 60 क्वेश्चन के बाद अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नेगेटिव कर दूंगी, मैं कैसे अपने अटेम्प्ट बढ़ाऊँ। मुझे करंट अफेयर्स का भी बहुत डर लगता था, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे एक स्किल डेवलप हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड दूसरी चीज़ है कि मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे मैड सत्यम सर का सजेस्ट किया था, ऑल्दो मैंने इतना नहीं देख पाया, बट आई वुड सजेस्ट टू अदर एस्पिरेंट्स कि वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग एन एप्टीट्यूड। तो जो फ्री वाले वीडियोज़ हैं सर के यूट्यूब पर, यू कैन यूज़ दैट विल हेल्प यू। ये हो गया प्रीलिम्स के डाउट्स। एंड फिर एक क्वेश्चन आता है कि मेंस का जब टाइम पीरियड है तो उसको कैसे मैनेज करें, नोट्स हैं तभी होगा क्या सिलेक्शन, क्या 1 पेजर 2 पेजर नोट्स होंगे, सिर्फ तभी पॉसिबल है क्या कि हम कुछ कर सकें। तो मेरा क्या था कि जैसे मैंने नेक्स्ट IAS से अपना फाउंडेशन किया था, तो गवर्नेंस, IR, जो कि मेंस IR प्रीलिम्स में भी आता है, बट मेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं तो ये कैसे मैंने मैनेज किए, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो इन सब के बेसिक नोट्स मेरे पास क्लास नोट्स में थे। अब मैं क्या करती थी कि जैसे सपोज़ फैक्ट वाली डेटा शीट्स आती है मार्केट में, जैसे विजन की भी आती है और PW की भी आती है, तो आपको क्या करना है कि वो जो फैक्ट्स डेटा शीट्स वाली बुक्स आती हैं उससे निकाल करके, जैसे सपोज़ कहीं रिसेंट में सुनामी आई है कहीं, है ना, कहीं रिसेंट में साइक्लोन आया था, तो वो सब आप जा करके अपने ही नोट्स में लिख दीजिए। अगर आपके पास 1 पेजर 2 पेजर नोट्स नहीं भी हैं तो आप इस तरीके से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, है ना। और इसके साथ साथ जैसे कि ये हो गया। फिर दूसरा तरीका है कि जैसे आप टेस्ट करते हो, जैसे हम सोचते हैं कि हमें कितने टेस्ट देने हैं मेंस में, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अपने 12 टेस्ट दिए थे हर GS के, अपने क्या कहते हैं 4 3 12 3 टेस्ट दे दिए थे सारे GS के। एंड इस बार मैंने हर GS के 2 ही टेस्ट दिए थे। एंड मेरा मेन फोकस था कि मैं किस तरीके से अपने कंटेंट को अच्छा रखूं, बिकॉज मुझे मेंस के मार्क्स इम्प्रूव करना मेरे लिए एक टास्क था जो मेरे सामने था, है ना। तो मैं टेस्ट ज़्यादा नहीं फोकस करी, इंस्टेड ऑफ मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग और PYQs पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। तो मैं अब इसको एक GS 1 2 3 4 के वे में लेकर कवर करूँगी, सो दैट ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं GS 1 की। तो GS 1 में आपका आर्ट एंड कल्चर आता है, मॉडर्न से क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी होता है, सोसाइटी होता है। तो जब जैसे मान लीजिए आप जब प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं ना, तो प्रीलिम्स के लिए जो भी जैसे मेरे नेक्स्ट IAS के नोट्स थे, तो मैं उनको उसी टाइम इतने अच्छे से फैक्ट्स को याद करती थी ताकि हिस्ट्री जैसे क्वेश्चंस में आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिख सकें। आर्ट एंड कल्चर का कुछ क्वेश्चन आता है, तो जैसे इस बार चंदेला डायनेस्टी आया था, तो हम ये थोड़ा बहुत अपना जैसे चंदेला स्पेसिफिक इतना डिटेल में, अगर किसी के पास 1 पेजर नोट्स नहीं तो ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते। अगर आपने प्रीलिम्स में अपने अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं तो आप उसे यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं। साथ साथ में एक आया था कि अकबर की पॉलिसीज़ क्या थी, तो मिडाइवल की जब मैंने नोट्स पढ़े थे अपने प्रीलिम्स के लिए, तब पढ़ा था कि दीन इलाही, सुलह कुल एंड जाजिया अबॉलिश किया था। तो प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स हैं, तो आपको उन्हीं को ही यहाँ रेप्लिकेट करना है। तो इसीलिए आप अपनी प्रीलिम्स की आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट की और हिस्ट्री की सारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी अभी रख लीजिए बिफोर प्रीलिम्स कि आपको अगर नहीं भी 1 पेजर नोट्स हैं तो आप उस कंटेंट को इस तरीके से यहाँ रेप्लिकेट कर लेंगे। साथ साथ में ज्योग्राफी की बात करें, जैसे ले लीजिए ज्योग्राफी में 2024 में कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो अब हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने वो प्रीलिम्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो अगर आप मेंस में अगर 1 पेजर नोट्स नहीं हैं तो फिर से आप इसको इस तरीके से अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आता है कि जैसे सपोज इस बार सुनामी भी क्वेश्चन आया था, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम इम्प्रूव कैसे करना है मार्क्स, तो आप डायग्राम्स बनाइए। जैसे सपोज हरप्पन आया
तो आप डायग्राम बनाइए। हरप्पन आया तो इसका इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, आप टाइमलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। आप कंक्लूजन में जब आप दे रहे हैं तो आप किसी वे फॉरवर्ड अप्रोच में जो भी करंट का कोई इनिशिएटिव है, जैसे कोई मैरीटाइम हेरिटेज बन रहा है लोथल में, तो आप उससे कंक्लूड करिए। मैंने उसी से कंक्लूड किया। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को ये समझ आता है कि हाँ आपको टाइम पीरियड की भी अंडरस्टैंडिंग है और आप करंट भी जानते हैं कि किस तरीके से आपको करंट में उस चीज़ से रिलेटेड क्या चल रहा है। अब अकबर का रिलीजन है तो रिलीजियस, जैसे उसका रिलीजन की जो हारमनी थी वो कितनी ज़रूरी है आज के इंडिया में, एंड हम भी सेक्युलर हैं, तो आप इस तरीके से चीज़ों को इंटरलिंक करके कंक्लूड कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। सोसाइटी के लिए मेरा ये था कि मेरे एक तो सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो वहाँ से मुझे हेल्प होती थी, एंड दूसरा ये था कि जैसे सोसाइटी के जो भी बेसिक क्लास नोट्स थे मुझे नेक्स्ट IAS से मिले थे तो उसको फॉलो किया था। अब हर GS का जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि हर GS में आप अपने आंसर्स पढ़ते हैं, एंड आंसर्स पढ़ने के साथ साथ आप हाईलाइट कर लीजिए जो भी अच्छे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपके पास 1 पेजर नोट्स हैं तो आप जाकर वहीं ऐड ऑन कर दीजिए, और अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो उसी टेस्ट में हाईलाइट कर दीजिए और उन टेस्ट को रिवाइज कर लीजिए, तो आपके दिमाग में रहेगा। एंड मेंस की थीम्स थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल होती हैं, जो आप टेस्ट देते हैं ना तो कुछ कुछ चीज़ें थीम्स रिपीट हो जाती हैं, वर्बैटिम क्वेश्चन भले ना रिपीट हो बट थीम्स रिपीट होती है, तो वो आपको हेल्प करेगा उस टाइम पर। फिर बात करते हैं GS2 में। मेरे GS2 में पिछली बार 122 मार्क्स थे एंड इस बार 126 मार्क्स हैं। तो अब GS2 में मेरे लिए क्या वर्क करा पहले से दूसरे अटैम्प्ट में, तो सबसे पहले ये है कि मेरे पास GS2 के, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास सबके अच्छे से नोट्स नहीं थे, तो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद GS2 में नोट्स बनाए स्पेसिफिकली पॉलिटी के। जैसे सपोज जुडिशरी है, इसमें जजमेंट्स आते हैं, है ना, तो वो वाले नोट्स मैंने अपने बना लिए, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वाला टॉपिक है, तो ये सारे एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, इसके लिए आपको फैक्ट्स चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं MGP की स्टूडेंट थी तो मेरे पास MGP के टेस्ट थे और मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी के नोट्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मेरे पास नेक्स्ट IAS और MGP वाले टेस्ट हैं, मैं देखूँगी कि कहाँ कहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी के क्वेश्चंस पूछे हैं और मैं उन क्वेश्चंस को सामने खोल लूँगी और PYQs रख लूँगी कि PYQs में पार्लियामेंट्री कमेटी से क्या पूछा है, और PYQ से एक सार निकाला कि ये पूछा है कि कमिटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या लिमिटेशंस है फॉर एग्जांपल। तो मैं इन आंसर्स को देखूंगी कि किस तरीके से इन्होंने दिया है और क्या इसमें एक करंट का कोई फैक्ट है क्या जो इन्होंने दे दिया है, तो वो उस तरीके से मैंने अपने 1 पेजर नोट्स बनाए थे सिर्फ GS2 के पॉलिटी के लिए, जो मैंने बनाए थे आफ्टर माई फर्स्ट अटैम्प्ट। इसके साथ साथ जैसे पार्लियामेंट की इफेक्टिव फंक्शनिंग पे भी एक क्वेश्चन आता है, तो एक फैक्ट होता है कि 18th लोकसभा कितने दिन बैठी थी, कितनी प्रोडक्टिव थी, तो ये सारे फैक्ट्स मुझे कैसे मिल जाते थे, ये जो भी टेस्ट करती थी उनसे मुझे फैक्ट मिल जाते थे और ये मैंने अपने नोट्स में लिख लिया, और साथ साथ में एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर कर लिया कि आएगा तो ऐसे ही लिखना है। और GS2 में मैं एक जो चीज़ थी, क्योंकि मैंने 4 नंबर का ही इम्प्रूवमेंट किया, तो वो चीज़ जो मैंने अपने पहले वाले में भी फॉलो करी थी जो शायद मुझे हेल्प करी है, तो वो ये था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आता था तो मैं आर्टिकल से उसको इंट्रोड्यूस करती थी अगर मुझे पता है, और इन केस मुझे उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट भी पता है जहाँ पर वो है तो मैं वो भी लिख देती थी। आर्टिकल और पार्ट से इंट्रोडक्शन, एंड कंक्लूजन में अगर कोई कमिटीज़ हैं तो वो कमिटीज़ से कंक्लूड कर देती थी, है ना, ताकि एक ये रहे कि वे फॉरवर्ड भी है, इन कमिटीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम रिफॉर्म्स भी ला सकते हैं इस पर्टिकुलर इशू में। तो इस तरीके से GS2 के पॉलिटी में हेल्प हुई। फिर सेकंड आता है हमारा गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में क्या कहते हैं कि जो मेरे नेक्स्ट IAS के बेसिक नोट्स थे उससे मुझे हेल्प हुई, लेकिन साथ साथ जो गवर्नेंस वाली चीज़ें हैं, जैसे न्यू इनिशिएटिव्स तो आते ही रहते हैं गवर्नेंस के, तो अब जैसे विजन का एक मटेरियल आता है मेंस 365 का, पॉलिटी का भी गवर्नेंस का भी, तो उससे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हाईलाइट करके अपने पास रख लिए। तो इस तरीके से, और एक डायरी भी मेंटेन करी हुई थी जिसमें मेरे फैक्ट्स थे, जैसे सोशल जस्टिस की अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो सोशल जस्टिस में विमेन के लिए फैक्ट्स, चिल्ड्रन के लिए फैक्ट्स, ओल्ड एज के लिए फैक्ट्स, तो ये सारे फैक्ट्स मैंने उससे कलेक्ट करके एक डायरी में मेंटेन करके लिख लिए थे। और मैं टेस्ट देने, जैसे सपोज़ मुझे कोई भी टेस्ट देने जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि विमेन के फैक्ट्स सिर्फ मुझे GS2 में हेल्प करेंगे, ये फैक्ट्स में GS1 में भी शायद कोई विमेन का टॉपिक है वहाँ यूज़ कर सकते हो, शायद कहीं ऑप्शनल में भी यूज़ कर सकते हो सकता है एथिक्स में भी यूज़ हो जाए, तो इसीलिए मैं कोई भी टेस्ट देने से पहले वो सारे फैक्ट्स को एक बार रिवाइज़ कर लेती थी।
वो फैक्ट्स फिर मैं रेप्लिकेट करती थी अपने एग्जाम्पल्स में या सब्सटैंशिएट या वैल्यू एडिशन के लिए। एट द सेम टाइम एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप टेस्ट दे के लौटेंगे तो ये ज़रूर देखिएगा कि आप उन फैक्ट्स में से क्या क्या रिप्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि मेरे लास्ट अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में मेरा मेन फोकस यही था कि जो भी कंटेंट है मैं उसको कितना रिवाइज कर लूँ कि मैं उसको रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस कर पाऊँ। क्योंकि कंटेंट सबके पास है, बुक्स सबके पास है, रिसोर्सेज भी बहुत प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है मार्केट में। मैटर क्या करता है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और किस तरीके से रेप्लिकेट कर रहे हो, है ना। क्योंकि मैं पिछली बार क्या होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने फैक्ट तो बहुत पढ़ लिए बट शायद मैं उतने लिख ही नहीं पा रही हूँ अपने आंसर्स में। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब प्रैक्टिस में कि मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो यू कैन हैव अ पीयर ग्रुप में 2 या 3 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को खोलिए, कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपने कोई टेस्ट पेपर करना है और आप नहीं जा सकते सेंटर पे लिखने क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, तो क्या करिए, वो टेस्ट खोला, एक टाइमर लगाइए, 3 मिनट का टाइमर लगाइए और आपका जो भी फ्रेंड है, जो भी आप जिसके साथ भी पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों लोग 3 मिनट के टाइमर में फटाफट से उस क्वेश्चन के ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए और सोच लीजिए इंट्रो में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे और क्या मेन बॉडी में लिखेंगे। जस्ट द कीवर्ड्स यू कैन थिंक ऑफ विद इन दोज 2-3 मिनट्स। एंड फिर 2-3 मिनट्स बाद क्रॉस चेक करिए कि क्या पॉइंट्स थे जो आपने लिखे उनको अच्छे लगे या उन्होंने लिखे वो आपको अच्छे लगे। और जब आप ऐसे डिस्कशन वे में बात करते हो ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग कई बार बातचीत करके हमें चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। और इसके बाद आपने मॉडल आंसर देखा एंड फिर हाईलाइट कर लिया कि अच्छा ये, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप जैसे सपोज़ उस टेस्ट में 10 पॉइंट्स थे तो आप 5-6 लिख ले रहे हो उसके, तो आपको 4 पे ध्यान देना, उन 4 को हाईलाइट किया और टेस्ट को बाद में रिवाइज कर लेंगे तो वो 4 भी आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। इसके बाद आता है GS3। तो GS3 में मेरे लास्ट ईयर 76 मार्क्स थे एंड इस बार 89 मार्क्स हैं, तो 13 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट मैंने यहाँ भी किया है। तो पिछली बार ऐसा था कि पहले तो GS3 का पेपर इस बार पिछली बार से थोड़ा डायरेक्ट था, तो ऑफकोर्स वहाँ से हेल्प हुई। दूसरा ये था कि अभी जैसे मैं पिछली बार इतना मैप वगैरह जैसे नहीं ध्यान में आ रहा, जैसे सपोज टेररिज्म का एक क्वेश्चन आया था, कुछ मैरी टाइम वाला भी कुछ एक क्वेश्चन था, तो जैसे बता दिया कि किस तरीके से अटैक होते हैं, मैरी टाइम बाउंड्री बना के बता दिया कि क्या क्या वेज हैं, तो वैसा कुछ बनाने की कोशिश करी जहाँ मैप बन रहा है। साथ साथ में जैसे मान लीजिए नक्सलिज्म का क्वेश्चन आया था, तो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को एक लाइन बोली थी कि हम रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाले हैं, तो इसको यूज़ करके कंक्लूड कर दिया। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपको नॉलेज है, साथ में आप करंट से भी अवेयर हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर मैप्स पॉसिबल हैं मैंने वहाँ पर मैप्स बनाने की कोशिश करी और करंट की चीज़ें लिखने की कोशिश करी, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ मुझे करंट की चीज़ें भी पता है। और ऐसा भी होता है जैसे सपोज़ कोई स्कीम पूछी है तो आप बता सकते हैं, उससे इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि ये स्कीम तब इस ईयर में इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ने विद अ बजट ऑफ दिस, विद एन आउटले ऑफ दिस एंड इस ऑब्जेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस करी थी, तो पता रहेगा कि हाँ स्कीम की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है हमको। फिर GS3 में साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो बहुत डायनामिक है, तो उसके लिए आप जैसे मैंने मेंस नेक्स्ट IAS की मैं फाउंडेशन स्टूडेंट थी, तो वो बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एडवांस कोर्स क्लासेस देते हैं, तो मैं वही क्लासेस देख लेती थी और उसी से नोट्स बना लेती थी। बाकी जो ऑफकोर्स जो जितना हमने प्रीलिम्स के टाइम पढ़ा है कंटेंट वो हेल्प करता है, क्योंकि हमें साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट में कभी कभी एग्जांपल्स भी लिखने होते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें मिलाकर हेल्प होती हैं। एंड जो भी टेस्ट से आपने सीखा, क्योंकि जब जो टेस्ट होता है ना बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो वो जो भी करंट ओरिएंटेड थीम्स हैं जो आ सकती हैं उन पर क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपको प्रिपेयर करना है। ये हो गई GS3 की बात। एंड फिर आता है आपका GS4। तो GS4 में मैंने मेंस एडवांस कोर्स जो KM पति सर क्लासेस लेते हैं, मैंने उसको बहुत अच्छे से किया था। उन्हीं को उसी का ही मैंने मतलब रेप्लिकेट, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जितना रेप्लिकेट कर पाई थी उसके बेसिस पर मुझे 110 मार्क्स थे एंड अब की बार मुझे 121 मार्क्स हैं। तो मैं क्या करती थी कि जैसे सपोज़ कोई भी, मैंने क्या किया था इस बार 2-3 शीट्स रखी थी और उस शीट्स में जो भी कीवर्ड्स हैं सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट या फिर UPSC के PYQs को लेकर के जो भी कीवर्ड्स हैं, तो उनका एक इंट्रो और उनका एक कंक्लूजन
कोई भी कोट हो सकती है या कोई भी बहुत अच्छी लाइन हो सकती है या कोई डेफिनेशन हो सकती है ना। जैसे एटीट्यूड की डेफिनेशन है तो वो सब ऐसे करके लिख लिया। और जैसे सपोज एटीट्यूड में कंक्लूड करना है कि योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड, तो इस तरीके की लाइंस को हर एक कीवर्ड के साथ लिख लिया था। फिर सेकंड काम जो मैंने इस बार ही चेंज किया था वो था कि मैंने टॉपर्स कॉपीज़ पढ़ी थी। आई हैड गॉन थ्रू वेरियस टॉपर्स कॉपीज़ एंड उसमें से जो भी वो लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई केस स्टडी लिखनी है तो नोअर डूअर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर हमें कोई आंसर करना है तो जैसे निष्काम कर्मा हो गया, बुद्धा का मध्यम मार्ग हो गया, है ना। इसके साथ साथ यूडाइमोनिया या फिर डायोजेनिस का मिनिमलिज्म हो गया। तो ये कीवर्ड्स जहाँ जहाँ पॉसिबल थे मैंने वहाँ वहाँ देने की कोशिश करी थी, है ना। और जैसे मैंने टॉपर्स कॉपीज़ में शक्ति दुबे मैम की कॉपी को भी देखा था, तो मैंने देखा था कि वो बहुत नॉर्मल एग्जांपल्स भी जो कि करंट में दिखते हैं, वो मतलब हमारी डे टू डे सोसाइटी में वो यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल का भी अगर रोल ऑफ़ एजुकेशन एक टॉपिक है एथिक्स में, तो उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से स्कूल में डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग साथ में क्लासरूम में बैठते हैं, जिससे प्लूरलिज्म टॉलरेंस बढ़ता है सोसाइटी में। तो इस तरीके की एक नॉर्मल एग्जांपल्स भी आप यूज़ करते हो, साथ साथ में करंट के एग्जांपल्स भी लिखते हो, तो ये सब कुछ आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक चीज़ है कि मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स मार्केट में रहते हैं, तो आप हो सके तो कुछ अपने एग्जांपल्स आप बेटर इंडिया जो वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ कुछ जैसे हम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में भी कोई टॉपिक आपको मिल रहा है, जैसे सपोज़ किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसको जा करके अपने नोट्स में लिख लीजिए वहीं पर। तो इससे क्या होगा कि आपके पास करंट के भी एग्जांपल्स रहेंगे, क्योंकि दैट विल हेल्प यू, क्योंकि नॉर्मल वाले एग्जांपल्स तो सबको पता ही होते हैं, तो हम थोड़ा तो कुछ दूसरों से अलग करेंगे तभी वी कैन गेन मार्क्स। तो GS4 के लिए मेरी मेनली यही स्ट्रैटेजी थी। एंड GS4 का देखिए, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैंने हर GS के 2-2 टेस्ट लिखे थे, तो मैंने GS4 के फिर भी 3 टेस्ट लिखे थे, क्योंकि GS4 एक तो पेपर कंप्लीशन बहुत चैलेंज होता है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा है, उसमें केस स्टडी आती है, इतना आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं वर्ड्स एंड आपको लिखना भी है। तो हो सके तो GS4 के आप ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपको ये भी समझ आएगा कि आप एग्जाम्पल लिख पाते हैं या नहीं। और दूसरा है कि पेपर कंप्लीशन में आपकी एक जो मैकेनिकल स्पीड जो चाहिए होती है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं GS4 के लिए। तो ये मेरी चारों GS की मेन स्ट्रैटेजी थी। तो मैंने मेंस में 409 से GS में 439 का इम्प्रूवमेंट इन चेंजेस से किया। एंड ऐसे में क्या कहते हैं कि ऐसे में मैंने जो भी ChatGPT यूज़ करा और इंटरैक्टिव बनाया, अपीलिंग बनाया अपने ऐसे को, तो उसके थ्रू मैंने वहाँ से 41 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किया। एंड ऑप्शनल में पेपर 2 में मेजर चेंजेस करके कि ज़्यादा थिंकर्स कोट ना करूँ, ओवरडू ना करूँ, तो इससे मैंने अपना स्कोर 252 से 291 ऑप्शनल का इंक्रीज़ किया था। एंड लास्टली मेरे को यही बोलना है कि हैव अ ग्रुप सिर्फ 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि इट शुड बी गिव एंड टेक वाला होना चाहिए, क्योंकि आप इनपुट्स दो वो भी इनपुट्स दें, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बैठ सकते हैं। एंड प्लीज़ ये पूरा दिन नहीं करना है, आप पूरा दिन अपना काम करिए, लास्ट के 1-2 घंटे जो भी है आप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आप डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। इससे क्या होता है कि जब आप बातचीत करेंगे तो आपके दिमाग में रिटेंशन होगा और आप टेस्ट में लिख करके उनसे मसल मेमोरी आप अपनी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक सही तरीका होगा। एंड PYQs को कभी भी नहीं भूलना है। PYQs आपको हेल्प करेंगे। आपको अगर कोई भी थीम रिपीट होती है ना, आई मीन बोल सकती हूँ मैं ये चीज़ इतने अच्छे से कि आपको वहाँ पर आप टाइम ज़रूर बचाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा लिखने में। और वो अगर आपने कॉन्फिडेंस ले लिया ना कुछ क्वेश्चंस में, तो आप बाकी क्वेश्चन जिनमें नहीं भी आता है ना, उसमें भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ तो लिख सकते हैं। एक और चीज़ है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मेरा ये अप्रोच रहता था कि मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पहले लिखती थी, बिकॉज जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो उसकी नज़र उन पहले क्वेश्चंस पर पड़ेगी, तो दैट शुड बी मोर प्रेजेंटेबल। इसके बाद मैं 11 से 20 वाले क्वेश्चंस करती थी, एंड दैट टू सीक्वेंस में नहीं, जो टॉपिक्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं या फिर बहुत रिपीटेड है, जैसे सपोज ई गवर्नेंस ही आ गया, सिटीजन चार्टर आ गया, तो मैं इनके आंसर्स पहले लिख के आऊँगी, क्या ताकि मैं इसमें अपने मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकूँ, क्योंकि इस पर मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, अच्छे एग्जांपल्स हैं, सब्सटेंशिएट कर सकती हूँ, तो वो अप्रोच रहता था। फिर 11 से 20 के जो भी छूटे वाले क्वेश्चन जिसमें कम आता है उनको कंप्लीट करके मैं 6 से 10 की तरफ जाती थी। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर हैंड राइटिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नेचुरल, क्योंकि इतने टाइम कंस्ट्रेंट में आपको काफ़ी क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने टाइम को और एग्ज़ाम को मैनेज करिए। फिर आई वुड से कि जैसे सपोज़ आप लोग मेंस देते हैं एंड आपका मेंस हो भी जाता है, तो हमें रुकना नहीं है, यू कैन टेक योर ओन ब्रेक। जैसे सपोज़ मेरा इस बार जब मेंस ख़त्म हो गया था, तो मैंने जैसे बोला कि आई वॉज़ नॉट सो मच ऑर्गेनाइज्ड, मेरे पास हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स नहीं थे, तो इसीलिए मैं अपने मेंस के बाद भी आफ्टर 15-20 डेज़ मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया था। मैं डिफरेंट वेबसाइट से PYQs के आंसर्स ढूंढ करके अपने नोट्स को कंपाइल कर रही थी। तो रुकना सोल्यूशन नहीं, रुकना है ही नहीं हमें कभी, बिकॉज रुकेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस बार मेरे मेंस में फिर से मैं मार्क्स देखती और नहीं अच्छे आते, तो आई वुड हैव स्किप्ड दिस अटेम्प्ट, क्योंकि एक बार अच्छे से अपना खुद का प्रिपेयर कर लो, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड इन दैट विशियस साइकिल। तो अब इस चीज़ में ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद का एनालिसिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नोबडी नोज़ यू बेटर देन यू योरसेल्फ। अगर आप खुद को समझेंगे कि आपको कितना आता है, आपकी क्या वीक सब्जेक्ट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, तो अगर आप वो समझ लेते हैं अच्छे से, तो आप ज़रूर इस जर्नी में सक्सेसफुल होंगे। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए दिल्ली आई, तो जैसे यू कैन टेक योर ओन कॉल वेदर आपको आना है दिल्ली या नहीं आना है। आप आते हैं दिल्ली, ज़रूरी नहीं है कि ये एनवायरनमेंट सबको सूट करे, फाइनेंशियली भी ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है यहाँ पर रहना, तो यू कैन टेक योर ओन वाइज डिसीजन। आप आते हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि क्योंकि आप किस पर्पस से आए हैं, बिकॉज ऐसे आप बाहर निकलेंगे तो ऑफकोर्स बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, एंड देन हेयर कम्स योर सेल्फ डिसिप्लिन, योर मोटिवेशन एंड योर पर्पस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो उस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखना है। फिर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए एंड डोंट थिंक कि नोट्स नहीं हैं 1 पेजर तो सिलेक्शन नहीं ही होगा। चीज़ें होती हैं, डिपेंड्स हाउ यू आर मैनेजिंग एंड डिपेंड्स हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, है ना। और वैल्यू एडिशन की बात रही तो बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में, कोशिश करिए अगर आपके पास 1 पेजर नोट्स हैं, आप बना चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर का यूज़ इसमें थोड़ा अच्छे से कर लें, कि न्यूज़पेपर का अगर आप यूज़ अच्छे से करेंगे तो आप उन 1 पेजर नोट्स में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा ईजी हो जाता है। Lastly, this UPSC exam is all about a good mindset, a positive mindset. आप खुद पर डाउट मत करिए, बिकॉज आप ही अगर खुद पे डाउट करने लगे देन थिंग्स विल नॉट बी इन योर फेवर। ऑफकोर्स सेल्फ डाउट आएगा, टॉक टू पीपल, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स जो सपोर्टिव हैं, आपका इमोशनल सपोर्ट है, उनके साथ बातचीत करिए। दिस विल हेल्प यू कि आप उस लो फेज से बाहर आएँ एंड आप अपना एक इनर मोटिवेशन रखिए, क्योंकि आउटर मोटिवेशन इज़ ऑलवेज टेम्प्रेरी। अगर आप अंदर से अपने आप में क्लियर हैं तो आप ज़रूर करेंगे। एंड कभी भी रुकना नहीं है, किसी भी स्टेज पे रुकना नहीं है, बी इट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, हमेशा हर एक सर्कमस्टांसेस के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। जैसे कि मैं मेंस के बाद भी मेंस का पढ़ रही थी, वो इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं पता, UPSC इज़ वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल। तो अपने आप पे बिलीव करते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। एंड DKT इज़ अ प्लेटफॉर्म की जहाँ पर मैंने वे बैक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो जागृति अवस्थी मैम का मैंने वीडियो देखा था एंड वहाँ से मुझे पता चला था कि मुझे ऑप्शनल की कोचिंग ट्रायम्फ IAS से लेनी है। मुझे क्योंकि ट्रायम्फ IAS का इतना शायद नाम सुना नहीं था और आई भी नहीं थी, तो इधर घर से ही मैं वीडियोस देख रही थी, मुझे पता चला। तो DKT इज़ अ प्लेटफॉर्म की जहाँ पर हम अच्छे से अपने सारे रिसोर्सेज के बारे में बोल सकते हैं एंड वो एक अपॉर्चुनिटी देता है सारे मतलब रैंकर्स को कि वो एस्पिरेंट कम्युनिटी तक, फ्रेटर्निटी तक अपनी बात को रख सकें, एक अच्छे से गाइड कर सकें। So thank you so much DKT for giving me this wonderful opportunity that I am able to connect with the aspirants and I am able to share my journey. So thank you.